नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की बात करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, हाल ही में खबरों में आया गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्योहार है? तो गुलाल गोटा के बारे में बात करते हैं। तो गुलाल गोटा ये राजस्थान में राजस्थान में जयपुर शहर में मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाता है गुलाल गोटा। और यह 25 मार्च को यह एक प्रकार का अनोखा त्योहार है। अनोखी होली की परंपरा है जो 400 साल पुरानी परंपरा है। होली परंपरा जो कितनी साल, लगभग 400 साल पुरानी परंपरा है। ये चलती चली आ रही है। इसको निभाते हुए ये राजस्थान और जयपुर के लोग गुलाल गोटा नामक जो होली का परंपरा है वो 25 मार्च को मनाया गया था। और ये कुछ मुस्लिम लाख समुदाय थे, मुस्लिम मुस्लिम लाख समुदाय, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यह किस नाम से जाना जाता है? गुलाल गोटा जो होली का त्योहार है इसके नाम से यह प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? अगर बात की जाए भारत और मॉरिटानिया की, भारत और मॉरिटानिया भारत और मॉरिटानिया के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था। ये द्विपक्षीय द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हुए चर्चा करते हुए नौआक चार्ट में लिखेंगे। नाम बहुत भयानक है, नौआक चोट नौआक चोट में यह द्विपक्षीय समझौता हुआ था। और किस मुद्दों पर? क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुआ था इसका। कहाँ पे? नौआक चोट में। और यह पहला विदेशी जो ये पहला क्या है, विदेशी कार्यालय परामर्श है। कहाँ पे हुआ था? नौआक चोट में। यहाँ पे फिर से नोट कर देते हैं इसको, लिखेंगे नौआक चोट में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौआक चोट। आगे देखते हैं, किस देश ने एक नया सुरक्षा कानून पारित किया है जिसे अनुच्छेद 23 कहा गया है? तो इसका आंसर देखते हैं। 19 मार्च को हांगकांग के सांसदों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पारित किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हांगकांग हांगकांग ने यह सुरक्षा कानून पारित किया है। आगे देखते हैं, मूल कानून के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि हांगकांग सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से कानून बनाना चाहिए। यह हांगकांग ने स्टार्ट किया है। आगे देखेंगे, पहला ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया? तो यहाँ पे देखते हैं पूरी डिस्क्रिप्शन उसका। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड यानी कि जायरा को पहले संस्करण को पुरस्कृत करने के लिए साइंसेज पो के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटी के साथ हाथ मिलाया। किसने हाथ मिलाया? तो यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड के पहले संस्करण को पुरस्कृत करने के लिए साइंसेज पो के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटी के साथ हाथ मिलाया है। और इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है, उन सभी विषयों के शोधकर्ताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने वैश्विक असमानताओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया? तो अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल और अर्थशास्त्री जेम्स के बायस को यह पुरस्कार दिया गया। जो बीना अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं वो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्री हैं और लैंगिक असमानताओं, पर्यावरण प्रशासन, पारिस्थितिकी, नारीवाद और पर्यावरणीय असमानताओं पर अग्रणी काम करने के लिए इन्हें दिया गया है। और अर्थशास्त्री जेम्स के बायस के बारे में देखते हैं। तो ये मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में है और इन्हें सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों पर एक मौलिक काम किए लेखक हैं ये। तो इन दोनों को इस साल का जो पहला अवार्ड है वो दिया गया है बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न,
हुरून रिसर्च की सूची में बीजिंग को पछाड़कर कौन सा शहर एशिया का नया अरबपति केंद्र बनकर उभरा है? अगर बात करें हुरून रिसर्च की, तो 2024 में ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुंबई तेजी से एशिया के अरबपति केंद्र के रूप में उभरा है और पहली बार बीजिंग से आगे निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि मुंबई में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 अरबपतियों से अधिक है। फिर भी चीन में भारत के 271 की तुलना में अधिक 814 अरबपति हैं। चाइना में अभी भी चीन में 814 अरबपति हैं और भारत में कितने हैं? 271 अरबपति हैं। ठीक है। अरबपतियों के मामले में मुंबई वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जिसमें 119 अरबपतियों के साथ न्यूयॉर्क अग्रणी शहर है। इसके बाद 97 अरबपतियों के साथ लंदन सेकंड नंबर पे है और जो मुंबई है, मुंबई थर्ड नंबर पे आ गया है। मुंबई किस नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे न्यूयॉर्क है और सेकंड नंबर पे लंदन है और थर्ड नंबर पे मुंबई आ गया है। आगे देखते हैं, किस भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति रखा गया है? आइए बात करते हैं, भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति रखा गया है। 2005 में क्षुद्र ग्रह 215884 जयंत मूर्ति की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में EMWU बुई द्वारा की गई थी। अब इसका नाम जो चेंज हुआ था वो देखेंगे, तो 2005 में जो क्षुद्र ग्रह 215884 जयंती इस नाम से जाना जाता था क्षुद्र ग्रह। अब पहले 2005 में जो EX 296 के रूप में सूचीबद्ध क्षुद्र ग्रह को अब किस नाम से जाना जाता है? 215884 जयंती मूर्ति के रूप में नामित किया गया है। आगे देखते हैं, अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पर। वन लाइनर में देखते हैं यहाँ पे, किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को। BCCI महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ऑरेंज कैप किसने जीता? एलिस पेरी ने ऑरेंज कैप जीता था। ऑरेंज कैप कौन जीतते हैं? तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑरेंज कैप जीतते हैं। सबसे ज्यादा रन, एक टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑरेंज कैप जीतते हैं। BCCI महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का पर्पल कैप किसने जीता? श्रेयांका पाटिल। सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट लिया था। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पर्पल कैप जीतते हैं। आगे देखते हैं, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो USA भारत के साथ कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोविंद समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साथ चुनाव के लिए। यह क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को चुना है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन, तो शीतल देवी। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? जयदीप हंसराज को। किसे? जयदीप हंसराज को। हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था। यह निम्न में से किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है याउंडे डिक्लेरेशन, इसे भी ट्रिक लगा लेंगे आप। आगे देखेंगे, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? शीतल देवी को। चलिए यहाँ तक रिपीट हो गया है। यहाँ से देखते हैं, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, किसे हाल ही में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपने देखा थोदुर मदाबुसी कृष्णा को। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? CP राधा कृष्णन को। आगे देखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला चलते हैं, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी ऐप लॉन्च किया है इसरो ने। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे
दिया गया है? किरण रिजिजू को दिया गया है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किरण रिजिजू को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो भारत देखेंगे भारत का स्थान है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत का स्थान 126 है, 126 रैंक है भारत का। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 126 है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, और यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 126 है। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नवनीत जिंदल ने। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको लेकर चलेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? प्रभाव वर्मा को नामित किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे या स्टैटिक जीके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, शायद ही आप पढ़े होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर पहले बात करें भारत के 2011 की जनगणना की, तो भारतीय संविधान की धारा, कौन सी धारा? भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार, धारा 246 के अनुसार देश की जो जनगणना कराने का दायित्व है वह संघ सरकार को सौंपा गया। संघ सरकार को सौंपा गया। ठीक है, किस धारा के अनुच्छेद के अनुसार? धारा 246 के अनुसार, भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार संघ सरकार को यह जो दायित्व है सौंपा गया। और यह संविधान की किस अनुसूची में? तो संविधान की सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची के जो क्रम संख्या 69 पर, क्रम संख्या 69 पर अंकित है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो जनगणना संगठन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जनगणना संगठन, जनगणना संगठन जो है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय किसके अधीन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जनगणना संगठन। ठीक है, और जिसका जो उच्चतम अधिकारी होता है वह भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। इसका मुख्य कौन होता है? मुख्य होता है जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त इसका हेड होता है। ठीक है, और देखा जाए तो यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है और तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। कौन? जनगणना आयुक्त। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है इसमें, तो इसमें देख सकते हैं इनसे जो 2011 की जनगणना यानी कि जो 15वीं जनगणना थी, कौन सी थी? 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। और जो इसकी अगर स्वतंत्र भारत के अनुसार देखा जाए, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की जनगणना नंबर 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की। और इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुई थी 2011 की जनगणना। ठीक है, आगे बात करते हैं सितंबर 2010 ईस्वी को, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की। तो यहाँ पे देखेंगे जाति आधारित जो जनगणना है, जाति आधारित जनगणना,
जो जाति आधारित जनगणना है, इसको स्वीकृति कब मिली? इसको स्वीकृति कब मिली? तो यहाँ पे देखेंगे सितंबर 2010 में, सितंबर 2010 में इसको स्वीकृति मिली थी जाति आधारित जनगणना को। तो पूरी बात सुनेंगे। जो सितंबर 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी थी और 1931 ईस्वी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ है 1931 ईस्वी के बाद, 1931 ईस्वी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न हुई थी जाति आधारित जनगणना। कब हुई थी? तो जो जाति आधारित जनगणना थी, जाति आधारित जनगणना थी, ठीक है, यह कब शुरू की गई थी? तो बता दें आपको, यह सितंबर 2010 से इसका स्टार्टिंग किया गया था, इसको स्वीकृति मिली थी 2010 से। ठीक है, 2010 से और 1931 ईस्वी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई गई है। और जो जून में अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुआ था जाति आधारित जनगणना। अगर बात करें जनगणना 2011 का जो शुभंकर क्या था, तो जनगणना 2011 जनगणना का शुभंकर, इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था? शुभंकर। ठीक है, और इसका जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका क्या था? आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और भारत में अगर जनगणना की बात करें तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं 1881 में जो जनगणना हुआ था, 1881 में जो जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोइन जनगणना आयुक्त थे। और वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी, पहली जनगणना, ये 1951 ईस्वी के समय, 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त जो थे, जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपाला स्वामी, आर.ए. गोपाला स्वामी, आर.ए. गोपाला स्वामी उस समय जनगणना आयुक्त थे। जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे? आर.ए. गोपाला स्वामी। इनका जो जनगणना आयुक्त थे 1949 से 53 ईस्वी के बीच, 1949 से 53 ईस्वी के बीच जनगणना आयुक्त थे। कौन थे? आर.ए. गोपाला स्वामी। 1951 के समय जब स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। आगे आते हैं, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रूप से अगर जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो वह जाता है स्वीडन को,
स्वीडन को जाता है, जहाँ पे 1749 में अगर देखा जाए तो 1749 में यहाँ पे पहली बार जो जनगणना हुई, पहली बार जनगणना कराई गई थी, पहली बार जनगणना कराई गई थी। देखिए, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है वो स्वीडन को जाता है। स्वीडन को जाता है, जिसने 1749 में पहली बार जनगणना कराया था व्यवस्थित रूप से। और अगर दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में दशकीय जनगणना करवाई गई थी 1790 ईस्वी में अमेरिका में। कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं, दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना बात करें दशकीय जनगणना की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1790 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे, अमेरिका में। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में शुरू हुई थी और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, वो अलग बात है। अब यहाँ से देखते हैं, जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार जनगणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा था। ठीक है, ये अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अगर देखा जाए 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 तक जो जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो वो मुश्किल ही लग रहा है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो आपका जो जनगणना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, महान विभाजक वर्ष के बारे में। महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष। अब जो महान विभाजक वर्ष है, यह जो पूरे इतिहास में देखा जाए, भारत के जनांकिकी इतिहास में, तो 1921 ईस्वी 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। और 1911 से 1921 ईस्वी को 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि हुई थी वो ऋणात्मक हो गई थी। इसके बीच में भारत की दशकीय भारत की जो जनसंख्या थी, दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी। तो ऋणात्मक कितनी पॉइंट हो गई थी, तो 0.31% -0.31% घट गई थी। किस दौरान, 1911 से 1921 के दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि थी वो भारत में ऋणात्मक हो गई थी। और इसके फलस्वरूप यदि देखा जाए तो इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। कितने लाख की, भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। ठीक है, जो 0.31% था, उससे भारत की जो जनसंख्या थी वो 77 लाख कम हो गई थी 1911 से 1921 की ईस्वी के दौरान, अगर देखा जाए। और 1921 ईस्वी को ही विभाजक वर्ष की संज्ञा इसी कारण से इसको इसकी संज्ञा दी गई है, महान विभाजक वर्ष की, 1921 ईस्वी को। और बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा आप लोग डीप में जाएंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।